एक वैश्विक संघर्ष चल रहा है और उसके बीच में एक देश लगभग अकेला खड़ा है। सवाल यह है कि उसके शक्तिशाली दोस्त आखिर हैं कहाँ? और यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, पर ईरान के वो दोस्त जिन्हें उसका साथ देना चाहिए था, वो एकदम खामोश हैं। आखिर क्यों? हम बात कर रहे हैं रूस और चीन की। दोनों ही देश एक नई ग्लोबल व्यवस्था बनाने की बात तो जोर शोर से करते हैं, पर जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसके पीछे कोई तो गहरी वजह होगी। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो एक जियोपॉलिटिकल चेस की बिसात है, जहां हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है और हर चाल के पीछे छिपी है एक सोची समझी रणनीति और अपना फायदा। इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरान को ही समझना होगा, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वही उसके अकेलेपन की वजह भी है। ईरान की असली ताकत को समझना है तो उसकी शहादत की संस्कृति को समझना होगा, जिसकी जड़ें 7वीं सदी की करबला की लड़ाई से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये उनकी राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है, जहां देश के लिए जान देना सबसे बड़ा सम्मान है। और यही भावना ईरान को अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि बाहर का कोई भी दबाव उन्हें तोड़ नहीं पाता, बल्कि और ज्यादा एक कर देता है। और फिर आता है ईरान का सबसे बड़ा रक्षक, उसका अपना भूगोल। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार की तरह है। ईरान की जो पहाड़ियां हैं ना, वो उसके लिए कुदरती किले जैसा काम करती हैं। सोचिए, इन्हीं पहाड़ियों में छिपकर वो बहुत ही कम लागत वाले ड्रोन लॉन्च करता है और निशाना बनाता है खाड़ी देशों के खुले रेगिस्तानों में बने लाखों करोड़ों डॉलर के मिलिट्री बेसिस को। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब एक ऐसा युद्ध जहां कमजोर हथियार से महंगे टारगेट को तबाह कर दिया जाता है। और यहां ज्योग्राफी पूरी तरह से ईरान के साथ है। ईरान सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स से नहीं लड़ता, वो उस सिस्टम को ही हथियार बना लेता है जिसे उसके दुश्मनों ने खड़ा किया है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी। और यहीं पर आता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे ईरान का इकोनॉमिक किल स्विच भी कह सकते हैं। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो दुनिया का तेल का व्यापार एक बड़ा हिस्सा एकदम ठप पड़ जाएगा। इससे सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम की नींव हिल जाएगी। और ये सिस्टम वही है जो अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल ट्रेड की किंग बनाए रखता है। मतलब ये सीधा सीधा अमेरिकी इकोनॉमी पर हमला होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पहली बड़ी ताकत यानी चीन इस खेल को कैसे खेल रहा है। चीन की रणनीति बहुत साफ है, इंतजार करो और देखो। इसे कहते हैं बेट एंड ब्लीड स्ट्रैटेजी। चीन बहुत खुशी खुशी अमेरिका को मिडिल ईस्ट के इस दलदल में फंसते हुए देख रहा है। अमेरिका जितना ज्यादा यहां उलझेगा, उसके संसाधन और ताकत उतनी ही खत्म होगी और चीन को बिना एक भी गोली चलाए फायदा मिलता रहेगा। और इस सबके बीच चीन एक परसेप्शन गेम भी खेल रहा है। वो दुनिया को दिखाता है कि देखो, अमेरिका कैसे एक हमलावर देश है, जबकि हम शांति और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इससे दुनिया में उसकी छवि और मजबूत होती है। लेकिन चीन के लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी चिंता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई भी संकट खड़ा होता है तो ये सीधे सीधे चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला होगा, क्योंकि चीन की करीब 40% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। तो चीन क्या कर रहा है? वो अपनी इस कमजोरी को एक मौके में बदल रहा है। वो समंदर के रास्तों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रूस और सेंट्रल एशिया से जमीन के रास्ते पाइपलाइन बिछाने में इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखिए, ये एक तीर से दो निशाने हैं। इससे उसकी एनर्जी सिक्योरिटी भी पक्की हो रही है और यूरेशिया पर उसका आर्थिक और राजनीतिक दबदबा भी बढ़ रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी शक्ति रूस पर। देखिए, रूस के फैसले दोस्ती यारी पर नहीं, बल्कि ठंडे कठोर यथार्थवाद पर टिके होते हैं। रूस की फॉरेन पॉलिसी नियो रियलिज्म के सिद्धांत पर चलती है। इसका मतलब बहुत सीधा है। दुनिया एक अराजक जगह है और यहाँ हर देश सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व के बारे में सोचेगा, बाकी सब कुछ बाद में। तो एक बात साफ समझनी होगी, ईरान और रूस के बीच का जो रिश्ता है ना, वो कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है। ये पूरी तरह से लेन देन पर आधारित है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। मतलब रूस ईरान से ड्रोन खरीदता है तो ईरान रूस से हथियार, बस बात यहीं खत्म। एक दूसरे के लिए किसी बड़ी जंग में लड़ने की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, पुतिन ने इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। सोवियत यूनियन का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी ताकत से ज्यादा विदेशी मामलों में खुद को उलझा लिया था, जिसे कहते हैं ओवर एक्सटेंशन। पुतिन पहले से ही यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे।
एक और मोर्चा खोलकर वो खुद को और कमजोर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ईरान का अकेलापन सिर्फ बड़ी शक्तियों की चालों का नतीजा नहीं है। इसकी जड़ें तो उसके अपने ही पड़ोस में कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये सिर्फ शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। ये अरब और फारसी पहचान के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष है। दोनों ही खुद को मुस्लिम दुनिया का असली नेता मानते हैं और ये दुश्मनी किसी भी बाहरी खतरे से ज्यादा गहरी है। और अमेरिका, वो इस दरार का पूरा फायदा उठाता है। वो ईरान के खतरे को और बड़ा दिखाकर एक तरह का सिक्योरिटी डेफिसिट या सुरक्षा की कमी का माहौल बना देता है। इससे होता क्या है? अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक बहुत ही क्लेवर जियोपॉलिटिकल मूव है। तो कुल मिलाकर ये सब एक वैश्विक शतरंज के खेल जैसा है। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है। हर चाल, हर कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए उठाया जा रहा है। ये स्कोर कार्ड देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। ईरान अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। चीन चाहता है कि अमेरिका कमजोर हो और वो शांति से आगे बढ़े। रूस अपने सारे संसाधन यूक्रेन के लिए बचा रहा है और अरब देश बस अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। इस खेल में हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। राष्ट्रों के इस खेल में जहां हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, क्या सहयोगी या एलाय जैसा कोई शब्द सच में मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।